प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बच्चों एनवीएस लैब साइंस जो ये प्लेलिस्ट है लगातार आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो एनवीएस का पार्ट 2 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें आपका कंप्लीट पार्ट मैं कवर करवाऊंगा, है ना। कोशिश नहीं बेटा, करवाने ही वाला हूँ 100%। साथ में लैब मैनुअल भी करवा दूंगा आपको। संडेज को लैब मैनुअल क्लास लगा लेंगे। बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस क्लास भी हम लगाने वाले हैं प्यारे बच्चों। जो हमने किया उसका प्रैक्टिस क्लास अगले महीने अगस्त से हम लोग शुरू कर देंगे उसका प्रैक्टिस क्लास प्यारे बच्चों। एंड जो अपना ये टारगेट था, मैंने आपके दिमाग में एक टारगेट डाला था और जो मेरे दिमाग में लगातार कॉन्स्टेंटली चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 50+ का टारगेट आउट ऑफ द 60 किसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन में। उस टारगेट तक आपको जरूर पहुंचा के रहूंगा। ये मैंने अपने आप से भी वादा कर रखा है और ये मैंने आपको भी बोल रखा है, तो वो टारगेट तक हम अवश्य पहुंचेंगे। उसी की सीरीज में एक नया चैप्टर आपका केमिस्ट्री के लिए लेके आया हूं बेटा, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। करें स्टार्ट आप कहो तो। थोड़ा सा एक बार मैं डोर क्लोज कर देता हूं, ठीक है जी, और यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। आइए बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितना पार्ट मैंने आपको पहले करवाया था वो तो नहीं होगा बेटा, लेकिन जो एनवीएस लैब साइंस के रिलेटेड आपका पार्ट है वो मैं आपका जरूर बढ़िया से कवर करूंगा, अच्छे से कवर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जो करवाऊंगा उससे बाहर एनवीएस साइंस में कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है जी। 2022 वाला पेपर उठा के देख लेना, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। आइए बेटा, हमारा जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है धातु, और प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, अधातु। हमारे चैप्टर का नाम क्या होने वाला है बच्चा, धातु और अधातु। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से आता भी होगा और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको करवा भी दूंगा। एक बार बीच में थोड़ा सा वो हुआ है, ये इसने अपना सेटिंग किया कैमरे ने। अभी शायद विजिबिलिटी सही आ रही होगी बेटा आपकी। हाँ जी ठीक है सर। चलो जी, हाँ जी, शुरुआत करेंगे मेटल से। शुरुआत करेंगे मेटल से। शुरुआत करेंगे मेटल से। शुरुआत करेंगे धातुओं से। सीरीज में एक एक चीज को सुनते जाना, बहुत ही सीक्वेंशियल तरीके से आपको ये चीज मैं करवाते हुए चलूंगा। चलो जी, क्या है जी, मेटल क्या होता है, धातु क्या होती है। धातु का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ना बेटा, मेटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना। जो हमारा रूम टेम्परेचर है, जहां पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा आसपास का जो ताप है जहां पे फिलहाल हम लोग रहते हैं, लगभग 27 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर पे मेटल जो होते हैं, आपके धातु जो होती हैं, उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ के एक्चुअल में क्या बन जाती है, पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा जो खास गुण है वो ये है, मेटल कैन गिव इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ, खासकर आप बोलिए फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इनके परमाणुओं से मुक्त हो चुके हैं, इनके एटम से फ्री हो चुके हैं। क्या होता है बेटा, है ना, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बच्चा मेरे अनंत क्या है बेटा, अनंत सप्लाई होती है। आप इनसे कितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन मांग सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर में इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होता क्या है, जैसे ये आपका मेटल है, ये मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री करके, डिपेंड करता है वो मेटल के गुण के ऊपर। जैसे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, एग्जांपल दूंगा, मैग्नीशियम 2 करता है, एल्यूमिनियम 3 करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और खुद को बना लेता है पॉजिटिव आयन, और इन पॉजिटिव आयन को हम कर्नल भी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। इनको हम कर्नल भी कहते हैं, और ये अगर आपको मिल गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, सोडियम जो होता है, इसकी वैलेंस सेल में, इसकी संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में संयोजी कक्षा में, या तो वैलेंस शेल में ये 8 पूरे करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपनी संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए? 8, स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए बेटा। अब 8 बनाने के लिए इसको 7 और लेने पड़ेंगे, एक तो खुद का ही है, 7 और कहीं से बाहर से मांगने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि एक अपना किसी को दे दे। जैसे ही एक किसी को दे देगी बेटा, तो इसकी जो नीचे वाली कक्षा बच जाएगी उसमें कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। तो ये लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन दान में देना पसंद करेगा। सोडियम क्या करता है? सोडियम प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन गिफ्ट में बाहर किसी को दे देता है। ऐसे अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम 2+ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गिफ्ट कर देता है ना। ऐसे आप इस कंटेंट को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ले जाओ ताकि इसको हम यूटिलाइज कर पाए। ऐसे आप देखिए, ऐसे आपका मैं एल्यूमिनियम का जिक्र कर देता हूं। आपका कहां से रह गया ये जी? ऐसे जो आपका एल्यूमिनियम है वो बन जाता है एल्यूमिनियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन किसी को गिफ्ट कर देता है। ये है मेटल की खास बात, है ना। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन होना। तो इनका क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन होना। मतलब इसका क्या हो रहा है? इनका ऑक्सीकरण हो रहा है भाई साहब। मतलब मेटल्स का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आपको पता होगा इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये खुद क्या है? अच्छे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन ये दूसरे का क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? खुद का क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन किसी दूसरे का बेटा ये क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये अच्छे क्या होते हैं? ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है क्या? बहुत ही साफ और स्पष्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि मेटल की जो मेन गुण होता है वो यही होता है कि मेटल है ना, उसके पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेटल के पास होते हैं। क्या होते हैं? मेटल के पास होते हैं। बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या? आई होप आपको इतना बात क्लियर होगा। बहुत ही स्पष्टता से बातों को लेकर चलूंगा, आप टेंशन ना लो। क्लैरिटी के साथ चीज देके जाता हूं, ये मेरी खास बात है। और उसी क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में फिट भी करके जाता हूं। और वादा रहा मेरा आपसे, एनवीएस लैब के बच्चों का अगर किसी ने नुकसान किया है, अगर किसी ने उन बच्चों को धोखा दिया है, अगर किसी ने उन बच्चों का दिल दुखाया है, वादा रहा मेरा बेटा, उसको मैं सिलेक्शन देके जवाब दूंगा, उसको मैं आपका सिलेक्शन दिखा के जवाब दूंगा। ये मेरे इंटरनल थॉट है, ये मेरी इंटरनल मेमोरी है। क्योंकि मुझे ना यहाँ से ऐसे बकबक करना नहीं आता। I do answer, I do have some answers, but again I want to answer with the selections. Again, my monopoly is that I will answer everyone. Definitely I am going to answer everyone, but I am going to answer everyone with the selection. With the selection. सफलता के साथ जवाब देंगे बेटा। बोलो भाई, मेटल का मेन फंडा समझ में आ गया? आइए जी, एक एक करके मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एक एक करके मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एक एक करके मेटल के गुणों को पढ़ना है जो आपको एनवीएस के लिए चाहिए। बहुत गुण होंगे लेकिन एनवीएस वाले। सबसे पहले मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं भाई साहब। सबसे पहले मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। आपको पता होगा धातुएं कठोर होती हैं। कठोर होती है क्या? यस सर, कठोर होती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। सभी धातुएं कठोर होती हैं बेटा, लेकिन एक अपवाद है, और अपवाद से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं साथ साथ अपवाद करवा रहा हूं। और जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, इनको आप चाकू से काट सकते हैं। इनको आप चाकू से काट सकते हैं, तो ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। ये इस बात का एक अपवाद है। क्या इस बात का अपवाद है? इस बात का एक एक्सेप्शन है। जनरली जो आपकी धातुएं होती है, मेटल्स होती हैं, वो हार्डी होती है बेटा। आप एल्यूमिनियम उठा लो, आयरन उठा लो, लोहा आपके आसपास पड़ा होगा, उठा के देखिए आप लोहे को, क्या होता है? कठोर होता है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, जानते हो कैसा होता है? हड्डियों को मजबूती देता है, हड्डियों को कठोरता देता है। आपको पता होगा ना इस बात का, हड्डियों में कैल्शियम होता है। जी सर, हमें पता है, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। और टंगस्टन जो होती है, टंगस्टन जो आपकी मेटल होती है, ये क्या है? वन ऑफ द हार्डेस्ट होती है। क्या होती है? वन ऑफ द हार्डेस्ट होती है बेटा, है ना। वन ऑफ द क्या होती है? हार्डेस्ट होती है। कौन? आपकी टंगस्टन। कौन होती है? आपकी
टंगस्टन, कठोर। आपको पता है जो आपका बल्ब है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, आपको पता है। इसीलिए जो बल्ब का फिलामेंट है, क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, जो बल्ब का तंतु है, तंतु वो किसका बना होता है बेटा, आपका फिलामेंट का बना होता है, जो सॉरी टंगस्टन का बना होता है बेटा। किसका बना होता है प्यारे बच्चों, टंगस्टन का, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता, जल्दी से मेल्ट नहीं होता, जल्दी से पिघलता नहीं है ना। वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल्स क्या आपका टंगस्टन है, और टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। चले क्या आप कहो तो आगे चले क्या, चलो सर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आ जाओ। अगर मैं मेटल की अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, स्क्रीनशॉट लेना है, सॉरी बेटा मैं भूल गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार आप। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक है सर। चलो सर आगे चलो सर, ओके बेटा आइए। दूसरा, जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट बेटा, जनरली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट। अक्सर क्या होते हैं बेटा, ठोस अवस्था में होते हैं मेटल। किस में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। कौन, आपकी धातुएं जनरली क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं बच्चा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है अपवाद, इसका भी एक अपवाद है, और अपवादों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए अपवादों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपवाद क्या है, अपवाद है मरकरी। क्या है, अपवाद है मरकरी, मतलब कि पारा, मतलब कि पारा। ये पारा क्या होता है, पारा जो होता है ना आपका, ये लिक्विड स्टेट में होता है भाई साहब, एट रूम टेम्परेचर, एट ए रूम टेम्परेचर पारा आपका क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। ये इसका एक अपवाद है बेटा। जो मरकरी होती है, मरकरी आपका क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, मतलब धातु होने के बाद भी, धातु होने के बाद भी, मेटल होने के बाद भी। मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट जो आपका मरकरी है, पारा है, वो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, तरल अवस्था में ही पाया जाता है प्यारे बच्चों। ये इसका एक अपवाद है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये शाइनी होते हैं, या आप लस्त्रस बोल सकते हैं इनको, मतलब इनकी जो सतह होती है, सतह क्या होती है, चमकदार होती है। इनकी सतह क्या होती है बच्चों, चमकदार होती है। मेटल चमकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। और जो मेटल्स है बच्चों, वो शाइन करते हैं। क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं, चमक होती है मेटल्स के अंदर। और ये चमक क्यों होती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इन पे प्रकाश गिरता है, जब इन पे प्रकाश गिरता है तो क्या होता है, उस प्रकाश का प्यारे बच्चों, उस प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। और इसी के कारण क्या होता है, मेटल के पास क्या होती है प्यारे बच्चों, चमक होती है। क्या होती है मेटल के पास बच्चों, प्यारे बच्चों, मेटल के पास क्या होती है, चमक होती है बेटा। क्या होती है, चमक। बोलो ये बात क्लियर है क्या, क्या दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर है सभी बच्चों को, बोलो क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है जी। उसके बाद ये होते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मतलब इनको पीटने पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पीटने पर क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अगर आप मेटल को पीटोगे ना, आप मेटल को हिट करोगे ना, तो उससे क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, साउंड निकलेगी। इसलिए आप इनको क्या कहते हैं बेटा, सोनोरस कहते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, पीटने पे ध्वनि देते हैं। आ जाओ सर, इसके बाद कहीं एक्सेप्शन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा, ठीक है जी। उसके बाद जी ये डक्टाइल होते हैं। तन्यता बोल लीजिए, शायद जहां तक मुझे याद है, तन्यता, तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब इनको आप खींच के और तार बना सकते हैं, पतले पतले तार बना सकते हैं। मतलब खींचकर तार बना सकते हैं, खींचकर तार बना सकते हैं।
इनको मेटल्स को खींच के आप तार बना सकते हो। सिल्वर के तार आपने देखे होंगे। आपके घर में जो बिजली आती है वो किसके तार होते हैं? कॉपर के तार होते हैं, वो भी आपने देखे होंगे, है ना। ऐसे ही आपका कॉपर का तार हो गया, सिल्वर का तार हो गया, गोल्ड के भी वायर बन सकते हैं आपका, है ना। लेकिन समस्या क्या है बेटा, गोल्ड बहुत महंगा है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मोस्ट डक्टाइल होता है, जो अधिकतम तन्य जो आपका मेटल होता है, धातु होती है, जो अधिकतम तन्य आपकी जो धातु होती है वो बच्चा मेरे गोल्ड ही होती है। सिंबल होता है AU। क्या होती है? गोल्ड, सोना ही होती है बेटा। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, या क्या बोलते हैं उसे, हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है किसकी? गोल्ड की। सेम ऐसी प्रॉपर्टी हो कर यहाँ पे मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। प्लीज हिंदी जरूर चेक करना बेटा, कहीं समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे। आघात वर्धनीयता, यहां पे आपने धातु को खींच के तार बना दिए बेटा, यहां पे आप धातु को पीट पीट के पतली पतली चादर बना देंगे, शीट बना देंगे, है ना। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, कन्वर्टेड इनटू, मुद्दे की बात है, थिन शीट्स, है ना। मतलब धातु से पतली चादर बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। आपको याद है रदरफोर्ड, अगर साइंस के स्टूडेंट हो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बेटा किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, नाभिक की खोज की थी, आपको याद होगा। रदरफोर्ड में उस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा के कण है, अल्फा पार्टिकल है, उनको किस पे फेंक के मारा था? गोल्ड की फॉइल पे, सोने की चादर पे। याद है थोड़ा बहुत? या आप जब स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स, बर्फी, है ना, तो आपको पता होगा उनके ऊपर दुकानदार क्या करता है? पतली पतली या तो सिल्वर की क्या करता है, फॉइल डालता है, या एल्यूमिनियम की फॉइल डालता है, ताकि वो जो बर्फी जो बना रखी है उसने, जो उसने स्वीट बना रखी है, वो जल्दी से खराब ना हो, जल्दी से खराब ना हो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके। तो पतली पतली चादर उस पर डाल देता है, चाहे वो आपका पतली सी क्या हो, सिल्वर की फॉइल हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल में तो आप खाना भी पैक करके लेके जाते होगे शायद। एल्यूमिनियम फॉइल में आप सुबह सुबह कहीं भी जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हम लोग खाना पैक करके लेके जाते हैं। मम्मा एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी पैक करके देती है, आपको पता होगा। ये पतली पतली चादरें हैं। लेकिन ये भी क्या है बेटा, जो मोस्ट मैलिएबल है, जो बेटा मेरे मोस्ट मैलिएबल है, जो अधिकतम क्या है, आघात वर्धनीय है, जो क्या है, अधिकतम आघात जो वर्धनीय आपकी धातु है, ये भी क्या होती है, याद रखना, गोल्ड ही होती है, AU ही होती है, जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, मैलिएबिलिटी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होती है सबसे ज्यादा? मैलिएबिलिटी जिसकी होती है वो है क्या बच्चा आपका? वो आपका गोल्ड ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चले आगे, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। बहुत ही सरलता से इस चैप्टर को हम करते हुए चलेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सर हैं आपके साथ। आप तो बस मेहनत करते रहो, मेहनत को अंजाम दे दीजिए, आप मेहनत को अंजाम दे दीजिए आप बेटा। चले आगे, चले आगे। ले लिया मेरे प्यारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं बेटा। बच्चा मेरे आगे चलते हैं जी, आइए आगे चलते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, अगेन बेटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। मेटल क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं भाई साहब मेटल आपके। आप इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, इनसे आप बिजली गुजार सकते हो आसानी से, बिना किसी समस्या के मेरे प्यारे बच्चों। और उसका रीजन पता क्या है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना होते ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेटल के पास ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होते ना प्यारे बच्चों, तो वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता था बेटा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, क्या बेटा, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बेटा ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो बेस्ट होता है, जो सबसे अच्छा होता है,
जो सबसे अच्छा होता है और वो होता है बेटा सिल्वर। क्या होता है वो आपका सिल्वर होता है, चांदी होता है। और लेकिन जो अपने तार होते हैं घर पे, सप्लाई में जो तार अपने घर पे होते हैं जहां से बिजली गुजरती है, वो कॉपर के होते हैं बेटा, तांबे के होते हैं। क्यों? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मैं जानता हूं बेटा, बट सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो हम सिल्वर का इस्तेमाल करें। लेकिन जब भी कोई चीज को आप प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हैं, दिनचर्या में लेके आते हैं, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर हम सबसे पहले देखते हैं, वो देखते हैं उसका रेट कैसा है। क्या वो महंगा तो नहीं है? वो सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ताकि सब लोग उसको खरीद सके। सिल्वर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बेटा, सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम किसका तार यूज करते हैं? कॉपर का। कॉपर इज आल्सो ए गुड कंडक्टर, बट सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। और इसका भी एक अपवाद है बेटा, इसका भी क्या है जी? एक अपवाद है कि मेटल होने के बावजूद भी क्या है? वो बैड कंडक्टर है। मेटल होने के बावजूद भी वो क्या है? बैड कंडक्टर है। वो एक है कुचालक है बेटा। वो कौन है? लेड होता है भाई साहब। कौन होता है? लेड। शायद फॉर्मूला पीबी होता होगा। लेड, लेड यानी शीशा, शायद शीशा को लेड बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको जरूर ध्यान देंगे। लेड इज ए मेटल, बट अगेन लेड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड जो है आपका, वो यहाँ पे एक अपवाद का काम करता है। लेड इज ए मेटल बट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा, है ना। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? हीट भी होते हैं, है ना। उष्मा के भी अच्छे सुचालक होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? उष्मा के क्या होते हैं? उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। यहां से हीट भी पास कर सकती है, यहां से उष्मा भी गुजर सकती है। और अगेन उसका रीजन यही है बेटा। क्या है रीजन? अगेन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये हो रहा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं बेटा। जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही प्यारे बच्चों क्या करते हैं? आपके उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगेन इसका भी अगर बात करूं मैं, तो सेम टू सेम कहानी चलती है आपका। सबसे अच्छा जो इसका सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो सबसे अच्छा सुचालक होता है बेटा, वो क्या होता है? अगेन बेटा सिल्वर ही होता है। मतलब क्या होता है? एजी ही होता है, आपकी चांदी ही होता है। दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और अगेन इसके में सेम टू सेम चीजें चलेंगी बेटा, दोनों में सेम चीजें चलती हैं। इसका भी अपवाद क्या है बेटा? लेड ही है। क्या है? लेड ही है। मतलब इसका अपवाद भी क्या है बेटा? शीशा ही है। तो ये जो कंडक्शन की बात है बेटा, ये दोनों में लगभग क्या चलती है? सेम चलती है। इस बात को आप ध्यान में देंगे। करेक्ट? बोलो भाई साहब, करेक्ट है क्या? कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? नो सर, अभी तक कोई समस्या नहीं है सर। अगली प्रॉपर्टी है, इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या होता है? उच्च गलनांक बिंदु होता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब? सर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा हमें समझा दीजिए, आप नई बात बता रहे हो बेटा। वो टेम्परेचर, वो ताप या वो तापमान जहां पर जाके आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका ठोस द्रव्य में या तरल में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। उस ताप को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इन मेटल्स को जब आप गर्म करोगे, हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो ये जल्दी से नहीं पिघलेंगे बेटा। ये लोग जल्दी से नहीं पिघलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये लोग जल्दी से नहीं पिघलेंगे प्यारे बच्चों। इसका मतलब उच्च गलनांक बिंदु होता है। और वही मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, टंगस्टन जो आपका मेटल होता है, इस टंगस्टन को आप याद रखिए बेटा। आपका ये जो टंगस्टन मेटल होता है, इसका भी क्या होता है? उच्च गलनांक बिंदु होता है। इसीलिए इसका उच्च गलनांक बिंदु है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं बेटा? बल्ब का तंतु बनाने में करते हैं। बल्ब का क्या करते हैं? फिलामेंट बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बोलो करेक्ट है क्या? पीछे की स्लाइड में चलो, जहां मैंने लिखा था कि ये शाइन करते हैं, इनके अंदर चमक होती है। तो शाइनिंग वाले मेटल कौन होते हैं? आपका गोल्ड होता है। और कौन होता है? सिल्वर होता है। गोल्ड साइन करता है, सिल्वर साइन करता है, प्लेटिनम भी साइन करता है। एक रोडियम नाम का मेटल है, वो भी अच्छे से साइन करता है ना। इसका सिंबल जरूर चेक करना, RH ही है क्या बेटा? है ना। रोडियम जहां तक मुझे याद है, पर आप जो कॉमन वाले हैं वो याद रखिए बेटा।
जो 3 मेटल हैं जो मोस्ट शाइनिंग होते हैं वो कौन होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। जो 3 जो आपके शाइनिंग वाले मेटल है, अरे यार लिखा भी खराब हो गया, वो है गोल्ड और सिल्वर और क्या है? प्लेटिनम। ये आपके क्या है? 3 अच्छे शाइनिंग वाले क्या है? मेटल्स हैं, धातुएं हैं, जिनके अंदर बढ़िया चमक होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं, ऑर्नामेंट बनाने के लिए करते हैं। ये मेटल की मैंने कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं, अब भौतिक गुण मैंने आपको मेटल के बताए हैं। एक एक करके आप बढ़िया से आप देख सकते हैं सबको। अगर आप देख सकते हैं एक बार फटाफट से, मेटल जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन, धनात्मक क्या बन जाते हैं बेटा? आपका आयन बन जाता है, कर्नल भी कहते हैं इनको हम। इनका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये खुद क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे बेटा, खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम है आपका, और हार्ड में टंगस्टन क्या होता है आपका? वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल होता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मरकरी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको ध्यान से करना है, मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन एग्जाम में आने वाली चीज है, इनको बढ़िया से देख के चलना है। शाइनी होते हैं, सतह चमकदार होती है, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। रिफ्लेक्शन के कारण इनमें चमक आती है, पीटने पे ध्वनि पैदा होती है। ये डक्टाइल होते हैं, तार बना सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल गुण आपका गोल्ड होता है। मेलेबल होते हैं, शीट बना सकते हैं। मोस्ट मेलेबल गुण आपका गोल्ड ही होता है बेटा आपका। यहाँ पे इधर से देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। बेस्ट में कौन आता है बेटा? आपका सिल्वर। एक्सेप्शन क्या है बेटा? आपका लेड। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक बिंदु होता है आपकी धातुओं का। दिस वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल जो हमें पढ़नी थी, जो आपके लायक है। मेटल को पता नहीं, मैं 10, 15, 20 क्लास लेके पढ़ा सकता हूं, आपको पता है। मेटल नॉन मेटल को मैं 10, 15, 20 क्लास लेके भी पढ़ा सकता हूं, बट मेन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जो अपन को चाहिए है ना, अपन को तो जो अर्जुन वाली चिड़िया की आंख है भाई साहब, वो देखनी है ना। चिड़िया का कोई और रंग देखना है ना, पेड़ की टहनियां देखनी है ना, पेड़ देखना है ना, पेड़ के पत्ते देखने हैं। चिड़िया की आंख को देखना है, चिड़िया की आंख को। और शायद उसी थॉट के साथ मैं इस एनवीएस जो आपकी लैब साइंस की प्लेलिस्ट है, इसको उसी थॉट के साथ बेटा मैं क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ा रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ। पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपने नहीं लिया है, फिर हम चलते हैं आगे। एक एक हम बात करेंगे किसका बेटा? प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। इसका बात करेंगे प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। चले भाई साहब, चलो सर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको रिएक्शन पढ़नी है, आपको अच्छे से पता होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़नी है, ध्यान से देखते जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण की हम बात करते हैं। मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे प्यारे बच्चों। मेटल के रासायनिक गुणों की हम बात करेंगे। जिस बच्चे को कुछ थोड़ी सी इनकम्प्लीट सा लग रहा हो, अधूरा सा लग रहा हो, बिलीव मी, विश्वास कीजिए, यही कंटेंट है एनवीएस लैब साइंस का। पीछे का पेपर उठा के देखिए, जो आपका एनवीएस का पार्ट कवर किया है, वहां से क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, आपको दिखेगा। रासायनिक गुण मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा गुण बेटा? मेरे रासायनिक गुणों की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं मेटल की रिएक्शन करवाता हूं, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद करवाता हूं ऑक्सीजन, विद करवाता हूं ऑक्सीजन, है ना। मतलब धातु का या धातु की ऑक्सीजन के साथ मैं आपको करवाता हूं अभिक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है बेटा कि हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। देखते जाओ, मजा आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मजा आएगा, देखते जाओ। सेलेक्ट करके कंटेंट को ऊपर ले जाओ, क्योंकि इतना जगह घेरेगा क्या फायदा। सेलेक्ट करके कंटेंट को ऊपर ले जाओ, दिख रहा है वो भी चेक कर लो। दिख रहा है भाई? दिख रहा है सर, ओके सर, ग्रेट सर। आ जाओ बेटा। जब आपका मेटल, ऐसा कहिए आप, ऐसा कहिए सर, हमारा जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है सर मेटल ऑक्साइड्स। अब इन अभिक्रियाओं में हिंदी ज्यादा यूज नहीं करूंगा बेटा मैं, इनकी हिंदी इंग्लिश एक जैसी होती है। धातु के ऑक्साइड बनेंगे, मेटल को आप धातु कह सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल का क्या है? ऑक्साइड से बेटा, ठीक है ना, है ना। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए।
और कुछ मेटल तो ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन के साथ इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं कि तुरंत आग पकड़ जाते हैं, तुरंत आग पकड़ जाते हैं बेटा, है ना, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले ले क्या सर, जो मैंने आपको ये रिएक्शंस दी हैं, क्या इनके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूं सर? आ जाओ सर। अगर मैग्नीशियम का एक रिबन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और बैलेंस करना चाहते हो तो 2 लगा दो, 2 लगा दो। ऐसे ही कॉपर का अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 2 आप लगा दीजिए। ऐसे आप बना सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन बेटा। एल्यूमिनियम का अगर आप रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बैलेंस करना है सर जी आपको, ऑक्सीजन 3 है, यहां पे 2 है, तो 3 दूनी 6 कैसे करें? ये होगा 3 दूनी 6, इधर लगा दो 2, ये आ गया आपका 4। एल्यूमिनियम बैलेंस होगी, आपकी रिएक्शन संतुलित हो गई। मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है बच्चा मेरे, तो वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड्स। क्या देता है जनरली? मेटल ऑक्साइड्स। जनरली क्या देता है? मेटल ऑक्साइड्स। बोलो क्लियर है क्या? ये तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन ले लो आप एक, और उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओ तो एक राख बन जाएगी, एक ऐश बन जाएगी। वो जो ऐश बनेगी, जो राख बनेगी, वो राख किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऐसे कॉपर की कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की होती है, बनते आप किया बेटा, है ना। ये ऐसे एक्चुअल में मेटल की रिएक्शन होती है। बट इन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में आप कुछ बातें जान लीजिए बेटा, पहले इसको बढ़िया से देख लीजिए। मैं बता दूं आपको कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो आपके धातुओं के ऑक्साइड है, ये किसके होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बेसिक होते हैं नेचर में। भाई आप कौन है? ठीक है जी, बाद में बात करेंगे। सुनो, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का जो आपका नेचर है, एसिड है कि बेस, अम्ल है या क्षार, तो ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं बेटा। बट इसमें एक्सेप्शन है, इसमें अपवाद है। वो अपवाद कौन है बेटा? वो अपवाद कौन है बेटा? वो अपवाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो अपवाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वो अपवाद है जिंक ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है बेटा, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक होते हैं। सर ये एम्फोटेरिक आपने क्या नाम दे दिया? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों नेचर शो करता है, बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो दोनों नेचर शो करता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं जी एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोलते हैं सर उसको? उसको हम सर बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। मतलब ऐसा नेचर जिसमें वो दोनों प्रवृत्ति दिखाता है। कौन कौन सी? अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है। अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है। ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड वैसे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन बच्चा मेरे, लेकिन प्यारे बच्चों, 2 मेटल ऑक्साइड इसके अपवाद में आते हैं। वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं, वो दोनों प्रवृत्ति दिखाते हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति दिखाते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं बच्चा मेरे। तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये इनके एक्सेप्शन होते हैं। फटाफट से इसको देखो, मैं तब तक देखता हूं भाई किसका क्या है, किसका क्या है। 1 सेकंड में बीच में लूंगा आप सभी बच्चों का, आप तब तक
हाँ बेटा सॉरी, माफी चाहता हूं कुछ समय के लिए। हाँ एक काम करिए आप फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। बोलो आप कहो तो चले क्या आगे, चले क्या आगे, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। ठीक है आ जाओ, कुछ बातें आपको मुझे और पढ़ानी है जी। क्या है जी? जैसे जो आपके मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स हैं, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स वो बेटा आर इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वो पानी में नहीं घुलते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अधिकांश धातु के ऑक्साइड, अधिकांश धातु के ऑक्साइड, अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते बेटा, पानी में नहीं घुलते। लेकिन जो कुछ घुलते हैं, लेकिन जो घुलते हैं वो बनाते हैं एल्कली, याद रखना, मतलब वो बनाते हैं बेस। क्या बनाते हैं? बेस। जैसे आपको बताऊं मैं, Na2O है, अगर ये पानी में घुलता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। Na2O जो अगर पानी में घुलता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ऐसे पोटेशियम ऑक्साइड है, अगर ये पानी में घुलता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, डबल डबल लगा सकते हो, तो रिएक्शन शायद आपकी बैलेंस हो भी जाएंगी, जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है। मोस्ट ऑफ इनसोल्युबल होते हैं इन वाटर, लेकिन जो वाटर में घुलते हैं, इनके अलावा जो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये जानते हो सोडियम पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज के, है ना, क्या जो क्रियाशीलता की श्रेणी है उसके टॉप पे बैठे हैं कौन? आपके सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए पानी के साथ घुल जाते हैं। इनके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो बेटा पानी के साथ नहीं घुलते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बनाते हैं आपका बेस, क्षार, एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम एल्कली बोलते हैं। वो एल्कली का निर्माण करते हैं। एक तो ये बात है जी। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जो फटाफट से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हैं और आग पकड़ लेते हैं। कौन है? सोडियम और पोटेशियम। वो क्या करते हैं? ये आग पकड़ लेते हैं बेटा, कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनको तुमने खुला छोड़ दिया, अगर इनको आपने खुला छोड़ दिया वातावरण में, तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे। इतने रिएक्टिव हैं, इतने क्रियाशील हैं ये, है ना, इतने क्रियाशील हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बच्चा मेरे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत आग पकड़ लेंगे। तो इनको खुला छोड़ना भाई साहब डेंजरस है, खतरनाक है। इसीलिए सुन लो, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है टैप्ड इन केरोसिन। भाई साहब एक एक चीज है ना, बता रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी है। इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से संपर्क ना हो। केरोसिन में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से संपर्क ना हो, और ये जो तुम्हारे लोग हैं ये आग ना पकड़े, इसलिए इनको हम किस में रखते हैं बेटा? केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। बोलो। और जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, अगर इनको आप कहां रखेंगे? एयर में, टैप्ड इन एयर। अगर ऐसा कर दिया तो इन पे क्या आ जाएगी? ऑक्साइड की क्या आ जाएगी? लेयर आ जाएगी, है ना। अगर इनको आप हवा में रखते हैं, अगर इनको आप कहां रखते हैं बेटा? हवा में रखते हैं, तो इन पर बच्चा, इन पर क्या आ जाएगी? इन्हीं के ऑक्साइड की क्या बन जाएगी? आप बोल सकते हैं परत बन जाएगी। अगर इनको आपने हवा में छोड़ दिया तो ये हवा से तुरंत अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स की लेयर बना लेंगे अपने सरफेस पे। कौन? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड की मैं बात कर रहा हूं। क्या इन्फो दी है मैंने इस स्लाइड में आपको? एक तो ये जनरली पानी में नहीं घुलते हैं, जो घुलते हैं वो बनाते हैं बेस, एल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कली फॉर्मेशन करते हैं। ये ऐसे हैं जो बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे बैठे हैं ना,
क्रियाशीलता की श्रेणी के कहां पे बैठे हैं, शीर्ष पे बैठे हैं ना बेटा। तो शीर्ष पे बेटा मतलब सबसे टॉप पे बैठे हैं ना, तो ये बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको हम केरोसिन में रखते हैं। साथ साथ ये जो मेटल है, अगर इनको आपने खुला हवा में छोड़ दिया तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाएगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर ये पूरा आपको पढ़ लेना है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में इतनी बातें पढ़ लेनी है। इसके बाहर एनवीएस लैब साइंस में प्रश्न इससे नहीं पूछा जाएगा। ये सर का एक्सपीरियंस बोलता है, तजुर्बा बोलता है, ये सर का गट फीलिंग्स बोलती है। करेक्ट है क्या? चलो आगे बता दो, बहुत बढ़िया। चलो इसका ले लो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट। ऑक्साइड का रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलेंगे बेटा आगे की तरफ, हम चलेंगे आगे की तरफ, चलेंगे आगे की तरफ चलेंगे। चले क्या, चले क्या, चले क्या, आ जाओ। अब करते हैं दूसरी जी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। धातु की पानी के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ अभिक्रिया। आ जाओ जी, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आओ सुन लो। पहली बात, जब एक मेटल, सुनना मेरी बात, वाटर से रिएक्ट करेगा, चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, गर्म हो चाहे ठंडा, वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। और जानते हो ना इससे क्या आती है, इससे पोप की ध्वनि आती है। आपको तो शायद पता होगा, अगर एक माचिस की तिल्ली इसके पास लेके जाओगे तो इससे क्या आएगी, एक पोप की ध्वनि आएगी, पोप की आवाज आएगी जब इसके पास एक माचिस की तिल्ली लेके जाओगे, वो है हाइड्रोजन गैस। लेकिन भाई साहब मेरे, अगर मेटल का रिएक्शन आप स्टीम से करवाओगे, पानी की भाप से करवाओगे, ये आपका पानी के साथ अभिक्रिया है, ठंडा या गर्म, पर अगर भाप से करवाओगे तो वो सिंपल क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करेगा। सिंपली क्या करेगा बच्चा, मेटल ऑक्साइड का निर्माण करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। बट अगर मेटल का स्टीम के साथ अभिक्रिया करवाया तो बेटा मेरे ये देगा मेटल ऑक्साइड। ध्यान से पढ़ना, बात बहुत दिमाग वाली है। ये ठंडा और गर्म पानी और ये है स्टीम, दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना है। अब सुनो मैं बताऊं आपको, जो आपके टॉप टेबल पे बैठे हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो ये तीन मेटल आपकी टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं बेटा, ये जो मेटल हैं ये आपका ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, गर्म से भी कर सकते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये आपके ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गर्म से तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। गर्म से मत करवाना, अवॉइड भी करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। एक्सेस में हाइड्रोजन क्या कर देंगे, आपको इवोल्व कर देंगे ये। तो ये तीन मेटल जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके नीचे जो मैग्नीशियम बैठा है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता बेटा, ये गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट विद हॉट वाटर। मतलब ये ठंडे पानी से नहीं, इसकी अभिक्रिया सिर्फ गर्म पानी से होती है। इसकी जो अभिक्रिया है वो गर्म पानी से होती है बेटा। किससे होती है, गर्म पानी से। मैग्नीशियम जो है बेटा आपका, ये ठंडे पानी के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ये गर्म पानी के साथ ही अभिक्रिया करेगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है इसी की सीरीज में, एल्यूमिनियम, जिंक और जो आपके क्या है आयरन, बेटा ये पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, चाहे ठंडा ले लो चाहे गर्म ले लो। ये जो तीन है, ये जो तीन लोग हैं,
ये डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बेटा, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, ये पानी के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेंगे, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होगा बेटा, इनका अभिक्रिया नहीं होगा। तो सर किसके साथ होगा, किसके साथ होगा? दे रिएक्ट विद स्टीम। प्रश्न बन सकता है ये भाप के साथ क्या करेंगे बेटा? अभिक्रिया करेंगे। और जो नीचे वाले हैं कौन कौन है? कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, सॉरी सिल्वर को आप एजी से लिखिए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। जो एच रिएक्टिविटी सीरीज में एच से भी नीचे आते हैं बेटा, ना तो ये नॉट रिएक्ट विद वाटर, ना तो ये पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे, और नॉट रिएक्ट विद स्टीम, ना ये भाप के साथ क्या करेंगे बेटा? अभिक्रिया करेंगे। जरा इसको फिर समझो, बात क्या कह रहा हूं मैं। जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एक्चुअल में ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं बेटा, लेकिन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। फिर जो मैग्नीशियम है, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, ये गर्म पानी के साथ ही अभिक्रिया करेगा। फिर जो आपके एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये ना ठंडे से ना गर्म से, ये सिर्फ स्टीम के साथ अभिक्रिया कर पाएंगे, भाप के साथ। और जो बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हैं, कॉपर आपका क्या है, मरकरी आपका क्या है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ना ठंडे पानी से अभिक्रिया करेंगे, ना गर्म पानी से करेंगे, और ना ही आपका स्टीम यानी भाप से अभिक्रिया करेंगे। ऐसा कुछ जुगाड़ होता है। ये डिपेंड करता है ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये डिपेंड करता है ऑन द जो आपकी क्रियाशीलता की जो क्या है सारणी है, उसके ऊपर ही आपका निर्भर करता है। कोई बात नहीं, कल के क्लास में है ना, जो ये चैप्टर एंड करूंगा तो आपको मैं क्रियाशीलता की भी सारणी लिखवा दूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वाटर के साथ जो रिएक्शन है, फटाफट बताओ मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं किसी बच्चे को समझ है तो बता दो, क्योंकि चलो मैं आपको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा के भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहां पे जो आपका ये मेटल ऑक्साइड दिख रहा है, सर हाइड्रोजन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टीम है तो हाइड्रोजन भी तो आप दे दो बेटा, बिना हाइड्रोजन कैसे काम चलेगा? स्टीम का एच कहां जाएगा? स्टीम का एच से कहां जाएगा? हाइड्रोजन भी आप यहां दिखा लो, मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। चले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूं और मैं आपको ये जो कुछ रिएक्शंस दिखा देता हूं, किसकी, मेनली इनकी दिखा देता हूं, या इनकी भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं, और इनकी भी दिखा देंगे आपको कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके इनके। पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लो बेटा, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चले क्या? ओके सर, चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, मान लो आपका रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तुम्हें भी पता है एल्यूमिनियम स्टीम के साथ ही अभिक्रिया करता है, भाप के साथ ही करता है। ये बनाएगा, आपको पता है भाप के साथ ऑक्साइड बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करना अपने हाथ में है कि सर हम कैसे बैलेंस करेंगे, वो अपने हाथ में है। सर जी इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी वो आप बता दो हमें। तो एल्यूमिनियम दो यहां से, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3, सर इसको कैसे बैलेंस करें? अगर ये 3 इसके आगे लगा दो तो काम चल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 3 इसके आगे लगाते ही बच गया हाइड्रोजन। कितना आपका हाइड्रोजन? ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इधर से भी आप क्या लगा दो, 3 ही लगा दो, शायद आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। शायद 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, और 3 दूनी 6 क्या आपके हाइड्रोजन है। तो स्टीम के साथ अभिक्रिया हुई है, भाप के साथ हुई है प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या बना है, ऑक्साइड बना है। क्या है? ऑक्साइड बना है। बोलो क्लियर है? क्या समस्या है बताओ मुझे। स्टीम के साथ ऑक्साइड ही बनाना है बेटा। जैसे मान लो आयरन का मैं लेता हूं, H2O के साथ, अगेन ये भी क्या करता है, स्टीम के साथ ही करता है। ये बना देगा Fe3O4 ऑक्साइड, और क्या देगा, हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग आपके हाथ में, 3 आयरन है बेटा,
तो यहां कर दो आप 3 आयरन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 1, तो 4 से गुणा कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहां से कर दो आप 4, ये आपका बैलेंस होगा। लेकिन जब जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगी, जब जब हम लोग भाप के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब जब क्या होगा बेटा, वाटर के साथ होगा, जैसे आके आपका सोडियम है, मान लो सोडियम ने क्या किया, वाटर के साथ अभिक्रिया की, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगा, H2 गैस। बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, कोई समस्या नहीं। कैसे करोगे जी, H2 है, ऑक्सीजन तो एक ही है, सोडियम भी एक ही है, मजा आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे दिक्कत है, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 3 है इधर, इसको आप 2 कर लो, 2 2 कितने हो जाएंगे 4, यहां आप 2 कर लो, 4 हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने आपके इधर, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम कर लो भाई साहब, रिएक्शन बैलेंस होगी, अभिक्रिया होगी आपकी, संतुलित होगी बेटा आपकी, है ना। लेकिन जब आपका, ये आप जानते हो, ये तो कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर जाता है, सोडियम तो आपका कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर जाता है, ये तो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर स्टीम है तो क्या बनेगा, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। आ जाओ जी, एक मैग्नीशियम का और ले लो, आपको पता होगा मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये आपका गर्म पानी से ही अभिक्रिया करता है। तो क्या बनेगा, अगेन अगर वाटर है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन। बता दो ना बेटा, बैलेंस कर दो बेटा, कैसे करेंगे जी, देखो हाइड्रोजन 2 है और 2 4, तो यहां आप 2 लगाओ, देखते हैं बैलेंस होता है क्या, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक मैग्नीशियम, सर बैलेंस हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार जो आपके मेटल्स हैं बेटा किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसकी पूरी कहानी मैंने आपको यहां से समझा रखी है। पहले इसको बढ़िया से देख लो, कौन कैसे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, उसके बाद शायद आपको वो ऊपर वाला पार्ट और बढ़िया से समझ में आएगा। आई थिंक सो बेटा, आई थिंक सो, तब आपको ये ऊपर वाला पार्ट बढ़िया से समझ में आएगा। चले भाई, चले भाई, चले भाई, इतना आ गया है तो आगे चलते हैं, आ जाओ। अगला करते हैं मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, विद एसिड मतलब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ, अगर पार्ट ना दिखे बेटा तो ये अभिक्रिया है, ध्यान से देख लेना, क्या ये अभिक्रिया है, ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। चले देखो, मेटल जब एसिड से अभिक्रिया करेगा तो वो देगा मेटल का सोल्ट, प्लस देगा हाइड्रोजन गैस। क्या देगा बेटा, मेटल का सोल्ट, और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब धातु लवण देगा, मतलब धातु लवण देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अगर वो किसके साथ रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ, कौन बेटा, आपकी धातु। एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना ले लो, एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो। एक बार आप अपने सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा के देखो, सोडियम का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा के देखो भाई मेरे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम का सल्फेट Na2SO4 और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करवा लो भाई साहब, सोडियम 1 सोडियम 2, भाई साहब सोडियम के 2 लगा दो, सल्फेट 1 सल्फेट 1 भाई साहब, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 भाई साहब, कोई समस्या नहीं सर, काहे डर रहे हो। चलो मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आ जाओ। क्या होगा, होगा ऐसा कुछ प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम का बन जाएगा साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, और बन जाएगी H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहां लगा दो 2, क्या लगा दो यहां पे 2, आपकी रिएक्शन बैलेंस है, जो बोला है ऐसा ही हुआ है। एक और एग्जांपल दे दो सर, दे दो, जब दे रहे हो तो आ जाओ ना बेटा। पोटेशियम का आप रिएक्शन करवा दो,
किसके साथ करवाओगे? अगेन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा दो। सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगेन क्या होगा? सोल्ट बनेगा जी पोटेशियम का K2SO4, और साथ में क्या आएगी जी? हाइड्रोजन आएगी जी बेटा। उधर नहीं दिख रहा तो आप दिख रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है सर। क्या है सर जी? 2 पोटेशियम इधर लगा लो, 2 पोटेशियम, H2SO4 बैलेंस है रिएक्शन। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, मेटल का सोल्ट धातु का लवण बनाएगा और देगा आपको हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की खास बात क्या होती है? जब इसको आप तीली, एक जलती हुई तीली के पास लेके जाते हैं तो पॉप की ध्वनि आपको सुनाई देती है हाइड्रोजन गैस के पास। क्या यहां तक का मामला मेरे सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? यस सर। कुछ इसकी और बात करेंगे अभी एसिड वाले रिएक्शन की। पहले आप इसका ले लो, बहुत ही प्यार से ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा, बहुत ही प्यार से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चले आगे, चलो आगे। आओ ना मेरे प्यारे बच्चों, आओ ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, इसी में हम बात करते हैं, एक एक्सेप्शन है इसमें प्यारे बच्चों, एक अपवाद है इस अभिक्रिया में। धातु की किसके साथ? अम्ल के साथ वाली में एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जो HNO3 जो आपका अम्ल है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। कौन सा एसिड बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसके साथ एक अपवाद है। क्या है? कि अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता अम्ल के साथ अभिक्रिया में। ये जो आप, अगर आपके किसी भी मेटल का आप HNO3 से अभिक्रिया करवाओगे, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे, तो ये आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। रीजन है उसका। क्या रीजन है बेटा? हाइड्रोजन ना देने का एक रीजन है बेटा। कौन आगे भाई? 1 सेकंड लूंगा बेटा, बस 1 सेकंड लूंगा आपकी। हाँ जी बच्चा मेरे, बस सॉरी, माफी चाहते हैं थोड़ी सी बीच में। क्यों ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता बेटा आपका? क्योंकि ये खुद क्या होता है, जो HNO3 है बेटा, जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये खुद क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीकरण एजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण एजेंट का मतलब क्या है बेटा? कि ये किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसी को एक ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना, किसी और को ऑक्सीजन दे देना, किसी और के साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ देना, वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण एजेंट है बेटा। इसलिए क्या करता है, इस हाइड्रोजन का ये क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद एक ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है बेटा ये। इसको आप थोड़ा सा ठीक कीजिए। ये खुद एक क्या है? ऑक्सीकरण एजेंट है। इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, इसका काम है ऑक्सीकरण करना। इसलिए इस H2 गैस का क्या करता है बेटा आपका? ये ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए H2 गैस इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है। एक तो आपका ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक तो मुझे ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी एसिड वाली रिएक्शंस के अंदर। इनके अलावा जो एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको और देनी है इसी के अंदर, वो है कि आपका जब भी कोई मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, आप देखो ना ध्यान से, यहां पे सोडियम ने किया इसके साथ, मैग्नीशियम ने किया इसके साथ, पोटेशियम ने किया इसके साथ, तो क्या हुआ? सोडियम ने एक्चुअल में हाइड्रोजन को हटा के खुद जगह ले ली, मैग्नीशियम ने एक्चुअल में हाइड्रोजन को हटा के खुद जगह ले ली, पोटेशियम ने एक्चुअल में हाइड्रोजन को हटा के खुद जगह ले ली। तो जो भी आपका मेटल है बेटा, जब वो एसिड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह ले सके। और वो कौन करेगा? जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर बैठा होगा, जो आपका क्रियाशीलता की सारणी में
हाइड्रोजन के ऊपर बैठा होगा वही हाइड्रोजन को हटा सकता है। जो उसके नीचे वाले एटम क्या है, मेटल है, धातुएं हैं, जो खुद कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉपर है, ऐसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये नीचे वाली धातुएं हैं, हाइड्रोजन के भी नीचे होती हैं, ये आपके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, इसलिए ये आपकी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, है ना। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बेटा, औकात नहीं है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, हाइड्रोजन को वहां से हटा दे। बोलो यार, दमदार चीज है ना, मजा भी आ रहा होगा, मजा आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है क्या, आ रहा है सर। चलो जी, ये आपको क्या समझ में आ गई। इसमें एक सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, एक्वारेजिया। एक सॉल्यूशन होता है, हिंदी में आप एक्वारेजिया ही बोलिए। क्या है, एक्वारेजिया ही है। ये HCl और HNO3 जो आपके दो एसिड्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है बेटा, और ये रेशियो क्या होती है, 3:1। जहां पे 3 मॉलिक्यूल क्या है HCl के होंगे, वहां पे 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, HNO3 का। जहां पे 3 आपके क्या है बेटा, जहां पे आपके 3 क्या है बेटा, आपका 3 मॉलिक्यूल किसके होंगे HCl के, वहां पे 1 मॉलिक्यूल किसका होगा, HNO3 का होगा। क्लियर है क्या, बोलो। जहां पे 3 अणु इसके होंगे वहां पे 1 अणु इसका होगा, ये इसकी रेशियो है ना। और इसका काम पता है ये कहां यूज होता है, आपने कभी आपके देखो इसका कहां यूज होता है बेटा, कभी आप सुनार की दुकान पे गए हो क्या, अरे कभी आप सुनार की दुकान पे गए हो क्या, बोलो गए हो क्या। वहां पे सुनार क्या करता है, सोने को साफ करने के लिए एक सॉल्यूशन अपने पास रखता है। जो गोल्ड ज्वेलर होते हैं वो गोल्ड को क्लीन करने के लिए अपने पास एक पात्र में या एक कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन रखते हैं, कुछ विलियन रखते हैं, वो एक्वारेजिया ही तो होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं ये भी सुनना, ये मैंने, चलो इसको कंप्लीटली लिख लो आप। ये भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, HNO3। और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, सांद्र। सांद्र मतलब क्या होता है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी कंपोजिशन में, जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं सांद्र। क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। सांद्र है दोनों, है ना, 3:1 में। इट कैन डिजोल्व, इसमें इतनी पावर है बेटा, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम मतलब यह सोने और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, वो भी इसके अंदर घुल सकते हैं। और सुनार आपके साथ धोखा करता है, मैं आपको आज बता दूं। जब आप कोई भी सोने का आभूषण लेके जाते हैं जिसका कलर चेंज हो गया हो, या कुछ उस पर गंदगी लग गई हो, या मतलब कुछ उस पर ऐसा वो कुछ उसका क्या होगा बेटा, उसके ऊपर कोई लेयरिंग आ गई हो, आप तुरंत जाते हैं सुनार के पास कि साहब देखो ना, मेरे जो सोने का मंगलसूत्र है या मेरा सोने का रिंग है या जो भी है, सर इसकी तो चमक ही चलेगी, सर कुछ करो ना प्लीज। सुनार आपका लेता है सोने का आभूषण, गोल्ड का ऑर्नामेंट, और उसको एक सॉल्यूशन में डाल देता है, और सॉल्यूशन में डाल के उसको वो साफ करता है। भाई साहब वो एक्वारेजिया है, और भाई साहब जब वो उसको साफ कर रहा होता है तो कुछ सोना उस सॉल्यूशन में मिक्स भी हो जाता है, मतलब आपके आभूषण से कुछ सोना निकल के उस सॉल्यूशन में चला भी जाता है, आपको नुकसान भी है। ये है ना फ्रॉड, है ना नुकसान। जब वो आपका सोने का रिंग साफ कर रहा होगा एक्वारेजिया में डाल के, क्या बोला, सोने को भी घोल सकता है, प्लेटिनम को भी घोल सकता है, तो ये तो जो आपका थोड़ा बहुत सोना है हल्का फुल्का आपके रिंग से निकल के उस सॉल्यूशन में घुल जाता है बेटा। बोलो आपका सोना चोरी किया कि नहीं किया, सुनार ने किया है ना,
सुनार ने आपका सोना चोरी किया है कि नहीं किया? किया है बेटा मेरे। तो एक्वा रीजिया के बारे में इतना जान लो भाई साहब। दो एसिड्स का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 3:1 में होते हैं, और एक ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है। बोलो भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट चलो भाई, फटाफट चलो। एक लास्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। अगर आप ये कर लोगे तो हम एक लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, फटाफट से आप कर लोगे तो। चलिए सर, मेटल की एक लास्ट रिएक्शन आपको पढ़ा देते हैं, फिर चलेंगे नॉन मेटल पे कल के लिए। लास्ट रिएक्शन है मेटल विद मेटल सोल्ट। धातु की धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। धातु का धातु के लवण के साथ अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं, और इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इनको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो बढ़िया से। अभी सारणी के लिए याद रखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नीचे आपके वो आए गए थे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाला, जिंक वाला और आपका आयरन वाला। हाइड्रोजन के नीचे क्या होते हैं? कॉपर होता है, फिर आपका ये गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम आ जाते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो। बाकी जो फुल रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि यहां पे काम आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, यहां पे काम आएगी क्रियाशीलता की सारणी। ये होता क्या है? मान लो एक आपका मेटल है और ये आपका एक कोई मेटल का सोल्ट है। क्या है? मेटल का सोल्ट। क्या है? मेटल का सोल्ट। मेटल का सोल्ट है भाई कोई आपका, ठीक है ना? तो मेटल जब एक मेटल सोल्ट से रिएक्ट करता है, एग्जांपल से समझा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ो। तो क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। ध्यान से देखना कैसे, आ जाओ। अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाऊं कॉपर सल्फेट के साथ, ये एक मेटल है, ये किसी दूसरे मेटल का सोल्ट है, आप देख सकते हो। क्या दूसरे मेटल का सोल्ट है? आप देख सकते हो। कैसी अभिक्रिया होगी? ध्यान से देखना। कैसी अभिक्रिया होगी? ध्यान से देखना। या जनरल फॉर्म लिखवा दूंगा? पहले लिखवा दो, चलो जनरल फॉर्म मेरे दिमाग में आ गई। अगर एक मेटल जो है वो किसी और मेटल के सोल्ट के साथ अभिक्रिया करता है M-X, तो क्या होगा? अगर ये इससे अधिक क्रियाशील है, ये वाला इससे अधिक क्रियाशील है, तो इसको लात मार के भगा देगा, इसकी जगह खुद ले लेगा और उसको लात मार के साइड में भगा देगा। बोलो कब? जब M इज मोर रिएक्टिव देन M'। जब M इज मोर रिएक्टिव देन M सेल्फ, मतलब M M' से अधिक क्रियाशील है। M M' से अधिक क्रियाशील है, तो वो ऐसा कर सकता है। तो वह ऐसा कर सकता है। बट अगर उल्टा हुआ, अगर M और ये दूसरे मेटल के सोल्ट का आपने अभिक्रिया करवाया, और अगर ये इससे कम क्रियाशील है, ये वाला इससे कम क्रियाशील है, तो इसको नहीं हटा पाएगा और यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कब? जब आपका M इज लेस रिएक्टिव देन M'। M' से क्या है? कम क्रियाशील है, तो वो M' का विस्थापन नहीं कर पाएगा और ये अभिक्रिया आपकी नहीं हो पाएगी। ये मेन फंडा है इसका, ये मेन फंडा समझो पहले इसका। अगर ये वाला जो मामला है ये इससे अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, तो इसको ये डिस्प्लेस कर देगा। अगर ये कम रिएक्टिव है इससे, ये कम रिएक्टिव है इससे, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, विस्थापन नहीं कर पाएगा, अभिक्रिया नहीं होगी। एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। इन्हीं को तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। तो ऐसा कर लेता हूं मैं, इधर ही आपको 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं। पेन पे आपका
सेलेक्ट से इस मामले को यहां से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उठ गया मामला, और लो जी इस सारे सामान को इधर ले आते हैं, जो कि आपको शायद बढ़िया से दिख रहा होगा। दिख रहा है सर, आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, इन विस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए देखो, अगर मैं मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये भाई साहब मेटल का सोल्ट है कॉपर का, ये भाई साहब कॉपर का लवण है आपका, और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका मैग्नीशियम है। रिएक्टिविटी सीरीज में, क्रियाशीलता की सारणी में बच्चों, आपका ये जो कोण है, ये जो आपका मैग्नीशियम ये कॉपर से ऊपर आता है, मतलब मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको मार देगा लात, यहां आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर को यहां से भगा देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है विस्थापन अभिक्रिया। जो पावरफुल होगा वो राज करेगा, जिसके पास ताकत होगी वो कमजोर को भगा देगा, जो ताकतवर होगा वो राजा बनेगा, कमजोर को गद्दी से हटा देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आइए एक और, मान लीजिए जिंक की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट से करवाते हैं, तो जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी कॉपर को भगा देगा और यहां पे कॉपर को साइड में कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिल्वर की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते हो तो सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। उल्टा और देख लो, अगर तुम कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि जिंक को यहां से हटा सके, इसका विस्थापन कर सके, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या मामला आपको समझ में आ रहा है? अधिक क्रियाशील मेटल धातु क्या करती है, कम क्रियाशील धातु का विस्थापन करती है, विस्थापन करती है, वहां से बनती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं जब हम नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट बचा नहीं है इस चैप्टर का, नॉन मेटल है और रिएक्टिविटी सीरीज है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। एनवीएस लैब के लिए जो चाहिए उसके हिसाब से सर आपको कंटेंट दे रहे हैं, और भटकना नहीं है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही डायरेक्शनल, बहुत ही ओरिएंटेड कंटेंट सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार इस चैनल से। तो आपको इस चीज से भटकना नहीं है, इतना ही कर लो, आई थिंक आपके लिए मोर देन एनफ है। 50+ स्कोर के पास आपको ये कंटेंट लेके जाएगा, ऐसा सर का मानना है और सर का वादा भी है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, सब अच्छा लगा होगा। मेटल को हमने पढ़ा है, इसको आप पढ़ लेना, इतना ही आपके सिलेबस में है जो मेटल आपको करना है। वैसे तो मेटल की और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हम मेटल्स के इंडिविजुअल यूजेज पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके मेटल के यूजेज क्या है, टेंशन ना लो, क्योंकि अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि और बाकी का कंटेंट, क्योंकि आपका नॉन मेटल बहुत छोटा पार्ट है, तो उसी में इसको हम ऐड कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आबाद रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, माँ बाप की जरूर इज्जत करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, और उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करोगे। मैं मिलूंगा जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है, आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें और अपने दोस्तों तक इस कंटेंट को पहुंचाएं जिनको इसका फायदा मिल सकता है। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।